पता है, किसी भी देश की कहानी सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं लिखी जाती। असल कहानी तो जमीन के नीचे दबी होती है। तो अगर हमें भारत की कहानी को समझना है तो हमें इसकी जमीन के नीचे दबे रहस्यों को जानना होगा। वो खनिज और ऊर्जा जिन्होंने इस देश के आज और कल को आकार दिया है। और भारत के मामले में इसकी इंडस्ट्री की नींव वो है इसकी जमीन की बनावट। जैसा हम देख रहे हैं, ये जो पहाड़ों से खनिजों को निकालने का काम है ना, यही किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की पहली सीढ़ी है। तो सवाल ये उठता है कि इन छिपे हुए खजानों ने दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक भारत को आखिर बनाया कैसे? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसी यात्रा होगी जो भारत के भूगर्भ से शुरू होकर इसके भविष्य की राहों तक जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिनसे भारत की इंडस्ट्री बनी, मतलब इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मिनरल या खनिज होता क्या है। सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये प्रकृति का एक ऐसा तत्व है जिसकी अपनी एक खास पहचान होती है, अपनी केमिकल और फिजिकल पहचान। और यही पहचान इसे इतना कीमती बनाती है। अब इन खनिजों को हम मोटे तौर पर दो परिवारों में बांट सकते हैं, मेटालिक यानी धात्विक और नॉन मेटालिक यानी अधात्विक। मेटालिक से हमें लोहा, सोना जैसी धातुएं मिलती हैं और नॉन मेटालिक से कोयले जैसा ईंधन या चूना पत्थर जैसी चीजें मिलती हैं। अब मेटालिक खनिजों में भी एक बड़ा फर्क है और वो है लोहे का। जिनमें लोहा होता है उन्हें कहते हैं फेरिस या लौह, और जिनमें नहीं होता वो कहलाते हैं नॉन फेरिस या अलोह। ये सुनने में भले ही छोटा सा फर्क लगे, लेकिन इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जब हम लौह खनिज की बात करते हैं तो लौह अयस्क यानी आयरन ओर भारत के लिए सबसे जरूरी है। ये हमारे भारी उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। और मजे की बात यह है कि भारत के पास सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा आयरन ओर का भंडार ही नहीं है, बल्कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि पूरी दुनिया में इसकी डिमांड है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि इंडस्ट्री बनाने के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है। पर अब सवाल ये है कि इन इंडस्ट्रीज को चलाने की पावर यानी ऊर्जा कहाँ से आती है। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि भारत के जो खनिज संसाधन है ना, वो पूरे देश में एक जैसे नहीं फैले हैं। ये कुछ खास इलाकों में ही मिलते हैं जिन्हें हम मिनरल बेल्ट्स कहते हैं। और यही वजह है कि भारत का ज्यादातर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इन्हीं इलाकों के आसपास हुआ है। इसमें सबसे पहली और सबसे जरूरी बेल्ट है उत्तर पूर्वी पठारी बेल्ट। ये जो छोटा नागपुर, ओडिशा और पश्चिम बंगाल वाला इलाका है, ये आयरन ओर, कोयला, मैंगनीज, बॉक्साइट जैसे खनिजों का खजाना है। इसीलिए तो इसे भारत का इंडस्ट्रियल हार्टलैंड भी कहते हैं। फिर आती है दक्षिण पश्चिमी पठारी बेल्ट। ये कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु तक फैली हुई है। ये इलाका हाई ग्रेड आयरन ओर, मैंगनीज और चूना पत्थर के लिए मशहूर है। और फिर है उत्तर पश्चिमी इलाका यानी राजस्थान और गुजरात। ये बेल्ट तांबा और जस्ता जैसे नॉन फेरस मेटल्स के लिए तो जानी ही जाती है, साथ ही यहाँ पेट्रोलियम के भी बहुत बड़े भंडार हैं। अब इन खनिजों को जमीन से निकालने और इनसे चलने वाली इंडस्ट्रीज को पावर देने के लिए जो एनर्जी लगी, वो ज्यादातर आई फॉसिल फ्यूल से, मतलब कोयला और पेट्रोलियम। यही हमारी अर्थव्यवस्था के पारंपरिक इंजन रहे हैं। भारत के ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत भी कुछ खास जगहों पर ही हैं, जैसे कोयले के बड़े भंडार दामोदर और गोदावरी की घाटियों में मिलते हैं। पेट्रोलियम के लिए मुंबई हाई, असम और गुजरात मेन सेंटर्स हैं। और हाँ, हाल ही में कृष्णा गोदावरी बेसिन में नेचुरल गैस के जो नए भंडार मिले हैं, उन्होंने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को एक नई उम्मीद दी है। लेकिन कहानी में यहीं एक ट्विस्ट आता है। हम जिन संसाधनों पर इतना निर्भर हैं, वो हमेशा के लिए तो है नहीं, वो सीमित हैं। और यही बात हमें एक बहुत बड़े चौराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये संसाधन सीमित हैं, मतलब एक दिन ये खत्म हो जाएंगे और इन्हें दोबारा बनने में लाखों साल लगते हैं। ऊपर से इनको निकालने का हमारे पर्यावरण पर भी गहरा असर पड़ता है। तो अब क्या? चलिए अब कहानी के अगले अध्याय पर चलते हैं, जो समाधानों की बात करता है और एक नए तरह के एनर्जी सोर्स की तरफ हमारे सफर को दिखाता है। ये तस्वीर अपने आप में पूरी कहानी कहती है। एक तरफ है हमारा औद्योगिक अतीत जो खदानों पर टिका था, और दूसरी तरफ है हमारा भविष्य, एक साफ सुथरा रिन्यूएबल एनर्जी से रोशन भविष्य, जैसा कि हम इन सोलर पैनल्स में देख सकते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 70,000 मेगावाट। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सितंबर 2023 में भारत ने 70,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी का आंकड़ा पार कर लिया।
और ऐसा करने वाला वो दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल हो गया। भारत की स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, किसी एक पर निर्भर नहीं रहना, एनर्जी के कई अलग अलग नॉन कन्वेंशनल सोर्स को एक साथ डेवलप करना। इसमें 1948 से चल रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं, गुजरात और राजस्थान की जबरदस्त सोलर एनर्जी की क्षमता भी है, तटीय इलाकों में पवन ऊर्जा भी है, और यहां तक कि बायो एनर्जी और जियोथर्मल जैसे नए विकल्पों पर भी काम हो रहा है। और ये बात सिर्फ भारत के लिए ही जरूरी नहीं है। क्लाइमेट चेंज की जो चुनौती आज पूरी दुनिया के सामने है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का महत्व सबसे ज्यादा है। तो आखिर में हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंचते हैं। एक तरफ है आर्थिक विकास की जरूरत और दूसरी तरफ है पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ी कला है। और इस संतुलन को साधने के लिए कुछ ठोस रणनीतियों पर काम करना होगा, जैसे सोलर और विंड एनर्जी को और बढ़ावा देना, पुरानी धातुओं को रिसाइकल करना ताकि नई माइनिंग की जरूरत कम हो, और जो हमारे दुर्लभ खनिज हैं उनके एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना ताकि वो भविष्य के लिए बचे रहें। और आखिर में यही वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारत की आने वाली पीढ़ियों को देना है। क्या भारत अपने आर्थिक विकास और एक स्वस्थ ग्रह के बीच संतुलन बनाकर अपने भविष्य को पावर दे सकता है? ये एक बहुत बड़ी चुनौती तो है, लेकिन इसी में एक बहुत बड़ा अवसर भी छिपा है।